हेलो स्टूडेंट्स। हम लोगों ने अभी तक पढ़ा कि जो कोशिकाएं हैं वो दो प्रकार की होती हैं, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक। अब आज हम लोग पढ़ेंगे कोशिका अंगक। कोशिका अंगक कहने का मतलब है कोशिकाओं के अंदर पाए जाने वाले कोशिकांग, जो कि कोशिका के कुछ महत्वपूर्ण कार्यों के लिए आवश्यक होते हैं, वो चाहे प्रोकैरियोटिक कोशिका हो चाहे यूकैरियोटिक। यहाँ आप चित्र में देख सकते हैं, एक कोशिका का चित्र बना हुआ है और उसके अंदर बहुत सारे कोशिकांगों के भी चित्र बने हुए, जो कि उसके विभिन्न कार्यों में कार्य आते हैं। कोशिकाओं में उपापचय की क्रियाओं को अलग अलग रखने के लिए कोशिकाएं छोटी छोटी संरचनाओं, जिन्हें अंगक कहते हैं, का उपयोग करते हैं। अंतर्द्रव्य, यहाँ देखिए कुछ नाम दिए हुए हैं। अंतर्द्रव्य जालिका, गाल्जी उपकरण, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, इन सभी के बारे में हम लोग आज अध्ययन करेंगे। अंतर्द्रव्य जालिका आप चित्र में देख सकते हो, ये चित्र केंद्रक बना हुआ है। केंद्रक के चारों तरफ जो झिल्ली है वो झिल्ली किससे बनी हुई है, तो अंतर्द्रव्य जालिका। इन्हें इंग्लिश में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी कहते हैं। ये छिद्रयुक्त झिल्ली बनाने के लिए और साथ ही साथ एक नलिका का रूप बनाने के लिए उपयोग में आती हैं। और आप देख सकते हो कि इनके दो प्रकार भी दिए हुए हैं यहाँ पे। खुरदरी अंतर्प्रद्रव्य जालिका, जिसे हम लोग रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इंग्लिश में कहते हैं, और चिकनी अंतःप्रद्रव्य जालिका, जिसे हम लोग स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के लिए हम लोग इंग्लिश का जो वर्ड है वो यूज करेंगे ई और आर, जबकि स्मूथ प्लाज्मिक रेटिकुलम के लिए हम लोग, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के लिए हम लोग SER का यूज करेंगे, जबकि खुरदरी यानी कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के लिए हम लोग RER का यूज करेंगे। ओके, तो इस तरह से हम लोग यूज करेंगे। तो देख लेते हैं अंतर्द्रव्य जालिका या फिर अंतर्प्रद्रव्य जालिका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यह झिल्ली युक्त नलिका तथा शीट का एक बहुत बड़ा तंत्र है। चित्र में आप देख ही रहे हो, झिल्ली है और काफ़ी ज़्यादा ये कॉम्प्लेक्स भी है। इनका आकार लंबी नलिकाकार, गोल अथवा आयताकार थैली की तरह होता है। कई भाग हैं, तरह तरह से उनके भाग हैं, उनको हम लोग इन आकारों में देख सकते हैं। प्लाज्मा झिल्ली के समान इनकी रचना होती है। ये दो प्रकार की होती है, मैंने पहले भी बताया था। खुरदरी अंतर्द्रव्य जालिका और चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका। खुरदरी अंतर्द्रव्य जालिका में राइबोसोम पाए जाते हैं। राइबोसोम आपको पहले भी मालूम होगा या फिर नहीं मालूम है तो मैं बता दूं कि ये प्रोटीन का संश्लेषण करने के लिए कोशिका में पाए जाने वाले अंगक हैं। तो वही लिखा भी है। चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका में वसा तथा लिपिड के अणुओं का निर्माण होता है। वसा, जिसे हम लोग फैट भी कह सकते हैं, इनका निर्माण अगर कोशिका में कहीं होता है तो कहाँ? चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका। चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका में कुछ प्रोटीन तथा वसा कोशिका झिल्ली को बनाने में सहायता करते हैं और इसे झिल्ली जीवात जनन कहते हैं। ठीक, कुछ अन्य हार्मोन तथा एंजाइम की भांति कार्य करते हैं वसा और लिपिड, अतः नलिका के रूप में कार्य करते हैं। ये कोशिका द्रव्य ढांचे का कार्य भी करते हैं। यकृत और लीवर अथवा लीवर, हम लोग जानते हैं कि हमारे शरीर में बहुत सारे विषैले पदार्थ भी होते हैं। तो विषैले पदार्थों को नष्ट करने का कार्य किनका है? तो दो चीज़ें, आगे आप लोग पढ़ोगे लाइसोसोम के बारे में, और ये
यकृत। तो यकृत में जो कोशिकाएं होती हैं वो इस तरह से विकसित होती हैं कि वो हमारे शरीर में पाए जाने वाले विषाक्त पदार्थों को नष्ट करने का कार्य करती हैं। तो यकृत की कोशिकाओं में अंतर्द्रव्यी जालिका ही होती है जो कि इस कार्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। आगे गाल्जी उपकरण, इसको भी आप लोग देख सकते हो। ये बिल्कुल वैसे ही दिखाई दे रही लगभग जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या फिर अंतर्द्रव्यी जालिका। इसके कई भागों के नाम भी यहाँ दिए हुए हैं, सिस्टर्नी, शेष भाग, संक्रमण पुटिका, ल्यूमेन। तरह तरह के आकारों के आधार पे इसी के भाग जो हैं उनके नाम दिए हैं। कैमिलो गाल्जी ने इसे खोजा था। यह झिल्ली युक्त चपटी पुटिकाओं का एक तंत्र है जो एक दूसरे के ऊपर समानांतर रूप से सजी रहती हैं। इन्हें कुंडिका कहते हैं। देख रहे हो ना, एक दूसरे के ऊपर समानांतर रूप से सजे हैं। संश्लेषित पदार्थों को पैक करना, कुछ परिस्थितियों में सामान्य शक्कर से जटिल शक्कर का निर्माण करना तथा लाइसोसोम का निर्माण करना, बहुत सारे इसके कार्य हैं। संश्लेषित पदार्थों को पैक करने से क्या तात्पर्य है? जैसे राइबोसोम प्रोटीन का निर्माण करता है, लेकिन प्रोटीन का निर्माण होने के बाद उनको अलग अलग जगहों पर पहुंचाने का कार्य किसका है? तो वह है गाल्जी उपकरण का। इसी तरह से और भी लाइसोसोम, लाइसोसोम का आप चित्र देख सकते हो। वैसे तो ये बहुत खतरनाक होता है। क्यों? बाहर से तो बॉल जैसा है, और ये भी हम लोग जानते हैं गाल्जी उपकरण में ये बनता है ना। हाँ, और सच में होता क्या है कि इसमें अंदर एंजाइम्स भरे होते हैं, और ये बहुत खतरनाक एंजाइम्स होते हैं। हमारे शरीर में जब पाचन की क्रिया होती है तो वहाँ पर लाइसोसोम जा कर के उस जगह पर फट जाते हैं और पाचन की क्रिया संपन्न हो पाती है। तो ये लाइसोसोम का चित्र है, ठीक है। तो यह पाचक एंजाइमों से भरी झिल्ली से घिरी संरचना है। यह कोशिका का अपशिष्ट निपटाने वाला तंत्र है। चयापचय, मेटाबॉलिज्म जिसे बोलते हैं। मेटाबॉलिज्म का मतलब क्या है कि हमारे शरीर में कुछ अणु जो कि जटिल होते हैं वो छोटे अणुओं में टूटते रहते हैं और छोटे छोटे अणु मिल करके जटिल अणु बनाते रहते हैं। यही क्रिया मेटाबॉलिज्म कहलाती है, और यह क्रिया हमारे शरीर में हर समय होती रहती है। तो इस समय व्यवधान से क्षतिग्रस्त या मृत कोशिका होने पर लाइसोसोम स्वयं वहाँ फट जाते हैं और अपनी ही कोशिकाओं का पाचन कर देते हैं, जिसके कारण इन्हें क्या कहते हैं? सुइसाइड बैग्स, आत्मघाती झिल्ली। माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया ये कोशिका का ऊर्जा ग्रह है। क्या है? ऊर्जा ग्रह। आप चित्र भी देख सकते हो, दोहरी झिल्ली इसमें होती है। बाह्य झिल्ली तो छिद्रयुक्त होती है, क्योंकि यह भी एक तरह की कोशिका है। ये भी कह सकते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका के अंदर एक कोशिका है। इसकी जो आंतरिक झिल्ली है ये बहुत ज़्यादा वलित होती है, और वलित होने की वजह से यहाँ जो क्षेत्र है वो काफ़ी बढ़ जाता है, जिससे कि हम लोग देखते हैं कि रासायनिक क्रिया यहाँ पे अच्छे से हो पाती है एटीपी अणु के निर्माण के लिए और साथ ही साथ उसका उपयोग के लिए। तो यह कोशिका का बिजली घर कहलाता है। यह दोहरी झिल्ली युक्त होता है। बाहरी झिल्ली छिद्र युक्त तथा आंतरिक झिल्ली बहुत अधिक वलित होती है, जो एटीपी बनाने वाली रासायनिक क्रियाओं के क्षेत्र को बढ़ा देती है। बता ही चुके हैं। ठीक है। प्लास्टिड, प्लास्टिड पादप कोशिकाओं में पाए जाने वाले कोशिकांग हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, क्रोमोप्लास्टिड और ल्यूकोप्लास्टिड। क्रोमोप्लास्ट या फिर ल्यूकोप्लास्ट, जो भी नाम दें। तो क्रोमोप्लास्ट क्या है? रंग देने का कार्य करते हैं। क्रोमोप्लास्ट का ही एक भाग है जिसे हम लोग, मतलब कि एक प्रकार है जिसे हम लोग क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल पाया जाता है, जिसकी वजह से हम लोग जानते हैं पेड़ पौधों में हरा रंग हमें देखने को मिलता है। वह मुख्यतः मैग्नीशियम नाम के तत्व के कारण होता है। ल्यूकोप्लास्ट
इनसे रंग से मतलब नहीं है। जैसे क्रोमोप्लास्ट है तो हरा रंग तो है ही क्लोरोप्लास्ट का, इसके साथ ही साथ पीला, नारंगी, अन्य कलर भी हम लोग देख सकते हैं। फिर ल्यूकोप्लास्ट है, तो ल्यूकोप्लास्ट में स्टार्च, तेल तथा प्रोटीन संचय होता है। क्लोरोप्लास्ट में भीतरी रचना में बहुत सी झिल्ली वाली परतें होती हैं जो स्ट्रोमा में स्थित होती हैं। आप इसका चित्र देख सकते हो क्लोरोप्लास्ट का, ये ठीक। तो इसमें सिक्के जैसी संरचनाएं आपको देखने को मिल रही होंगी और उनका एक पूरा बना हुआ है ना, एक के ऊपर एक रखे हुए, स्ट्रोमा जिसे कहते हैं। अब है रसधानियाँ। रसधानियाँ शब्द देखने में तो बहुत कठिन लग रहा है, लेकिन इसका मतलब क्या है? खाली स्थान। एक थैली है जो कि कोशिका के अंदर रहती है। और अगर पादप कोशिका की बात करें तो हम लोग जानते हैं कि पादप कोशिकाएं वेल डेवलप्ड नहीं होती हैं। किस संदर्भ में? कि अलग अलग अंग अलग अलग कार्यों को कर सकें, जैसा कि हम लोग मनुष्य या फिर अन्य जीवों में देखते हैं। तो अपशिष्ट पदार्थ अगर बनते हैं और इसके लिए वेल डेवलप्ड सिस्टम नहीं है तो क्या होगा? इसको एकत्र करने के लिए जगह चाहिए। तो वॉक्यूल या फिर रसधानी वही जगह है पादप कोशिका में। ये इसकी मात्रा ज़्यादा होती है, फिर उसके आयतन का अधिकतर भाग जो है रसधानी के रूप में होता है, जबकि जंतु कोशिका में इसकी इतनी आवश्यकता नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि रसधानी का कार्य क्या होता है? अपशिष्ट पदार्थों को एकत्र करना। और भी अन्य पदार्थ होते हैं जैसे प्रोटीन हो गया अम्नो अम्ल के रूप में, और कार्बनिक अम्ल हो गए। इस तरह से और भी पदार्थ इसमें होते हैं, लेकिन हमारे शरीर में अपशिष्ट पदार्थों की ज़्यादातर मात्रा रक्त के माध्यम से शरीर के बाहर निकल जाती है। फिर इसके बाद ये चित्र आप देख ही रहे हो। इस चित्र में हम लोग देख सकते हैं ये जो येलो कलर यानी पीले रंग का जो भाग है, ये क्या है? यही वॉक्यूल है। पादप कोशिका का चित्र यहाँ पर है। मैंने पादप कोशिका का चित्र लिया क्योंकि पादप कोशिका में रसधानी का आकार बड़ा होता है। केंद्रक आप देख सकते हो। ये चित्र बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट भी लेना चाहो तो ले लेना। कोशिका सजीवों की मूलभूत संरचनात्मक इकाई तथा जीवन की मूलभूत क्रियात्मक इकाई है। इसका क्या तात्पर्य है? तो पहला शब्द है संरचनात्मक। ओके, संरचनात्मक इसका मतलब है कि हमारी शरीर की जो संरचना है उसके निर्माण में अगर इकाई हम लोग देखें, जैसे घर बनता है तो उसके निर्माण में ईंट एक इकाई है, उसी तरह से ये भी। और क्रियात्मक इकाई का क्या मतलब है? शरीर में बहुत सारे कार्य हो रहे होते हैं, जैसे मैंने मेटाबॉलिज्म या फिर चयापचय की एक क्रिया के बारे में अभी थोड़ी देर पहले बात किया था। तो ये एक क्रिया है। तो ये क्रियाएं जितनी भी शरीर में होती हैं इनको करने का कार्य किनका है? कोशिकाओं का ही है। तो वही, तो इसी तरह से कोशिका संरचनात्मक इकाई भी है और क्रियात्मक इकाई भी है। ओके, तो इस तरह से कोशिका विभाजन। अब कोशिका विभाजन क्या है? तो कोशिका दो भागों में बट जाए। आप ही बताओ, कोशिका दो भागों में बट जाए कि तो नष्ट नहीं हो जाएगी? ऑब्वियसली नष्ट हो जाएगी। तो कोशिका को नष्ट नहीं करना है, बल्कि कोशिका अपने ही तरह की कोशिकाओं को निर्मित करती है और इसके लिए दो भागों में टूट जाती है। इसी को कोशिका विभाजन कहते हैं। ये दो प्रकार की होती है। पहली सूत्री विभाजन, दूसरी अर्धसूत्री विभाजन। सूत्री विभाजन तब होता है जब शरीर में वृद्धि या फिर ऊतकों के मरम्मत के लिए कोशिकाओं की आवश्यकता होती है, या फिर ऐसा कहें कि प्रोटीन आदि की आवश्यकता होती है, तो कोशिकाओं का निर्माण होता है।
लेकिन जब अर्धसूत्री विभाजन की बात करते हैं तो ये विभाजन तब होता है जब एक कोशिका से अन्य जीव का निर्माण होना हो उसी प्रकार के। जैसे जो प्रजनन की क्रिया है उसमें अधिकतर हम लोग देखते हैं कि मतलब लैंगिक जनन जब होता है तो कोशिका का अर्धसूत्री विभाजन होता है, जबकि सूत्री विभाजन हम लोग सामान्य कोशिकाओं के लिए देखते हैं। सूत्र विभाजन इसमें जीवों में वृद्धि तथा ऊतकों की मरम्मत में सहायता के लिए समान गुणसूत्रों वाली समरूप संतति कोशिकाएं मातृ कोशिका से बनती हैं। अर्धसूत्र विभाजन इसमें 4 कोशिकाएं बनती हैं, किंतु मातृ कोशिका की तुलना में गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है? आधी होती है। तो आधी एक पेरेंट से और आधी दूसरे पेरेंट से। तो लैंगिक जनन में क्या होता है? 2 पेरेंट होते हैं जो कि जनन में भाग लेते हैं और इस तरह से दोनों कोशिकाएं मिल करके एक कोशिका बनाते हैं जिसे जाइगोट कहते हैं और उसी से नए जीव का निर्माण होता है। तो इस तरह से हम लोगों ने कक्षा 9 के अध्याय 5 को आज यहीं पे समाप्त किया। आप लोगों को क्लास कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। इसके साथ ही साथ कुछ सूचना, मैं ये जो क्लास पढ़ा रहा हूँ इसकी पीडीएफ की भी आपको ज़रूरत पड़ सकती है, तो मैंने नीचे लिंक दे रखा है पीडीएफ का। आप उस पीडीएफ लिंक से इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो और इस तरह से आप वीडियो देख करके क्लास समझ भी सकते हो और पीडीएफ के रूप में सुरक्षित भी कर सकते हो ताकि आपको रिवीजन करने में आसानी रहे। ओके, जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ कि ये क्लास कक्षा 9 के विद्यार्थियों के लिए तो है ही, इसके साथ ही साथ ऐसे लोग जो कि एनसीईआरटी पढ़ना चाहते हैं कंपटीशंस के लिए, वो भी इस क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। और जीव विज्ञान जैसा कि अभी चल रहा है, आगे भी हम लोग और भी जैसे भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान के बारे में भी अध्ययन करेंगे कक्षा 9 की। इसी के साथ मैं धन्यवाद करना चाहूँगा आप लोगों को। चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन का बटन दबाएं जिससे कि ये जो वीडियोज़ मैं डालता हूँ ये आप लोगों तक आसानी से पहुँचती रहें। धन्यवाद।